हमारी कहानी की शुरुआत इस लड़की अकाने से होती है जो कि 20 साल की कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट है। वो बहुत चेयरफुल है और मोस्ट ऑफ द टाइम खुश रहती है। हालांकि उसकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से उसका बॉयफ्रेंड उसको डंप कर देता है। असल में हुआ ये था कि ये बंदा फॉरेस्ट ऑफ द सेवियर नाम के एक MMO गेम में किसी और लड़की से बात करता था जो कि उसे पसंद आ गई। उसने काफी समय पहले अकाने को भी वो गेम डाउनलोड करवाई थी ताकि वो साथ में खेल सके, लेकिन जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर आके अकाने जैसे ही गेम खोलती है उसको सब कुछ पुराना याद आने लगता है और बेचारी का दिल टूट जाता है। लेकिन वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी दोस्त मोमो भी थी जो कि अकाने की ही तरह 20 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, पर अभी तक उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अकाने डिसाइड करती है कि वो गेम खेल के मॉन्स्टर्स को मारेगी ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। गेम में अचानक से उसे एक अजीब सा कैरेक्टर दिखाई देता है। वो एक एफ्रो कैरेक्टर था जिसके चेहरे पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन था जैसे कि वो IPL का फाइनल मैच देख रहा हो। वेल, कांग्रेट्स टू RCB। इस एफ्रो कैरेक्टर का नाम यामाडा है और अकाने को ये जाना पहचाना सा लग रहा था क्योंकि वो उसी की गिल्ड का मेंबर था। अकाने उसे अपनी पूरी हार्ट ब्रेक की कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने इसी गेम में किसी और लड़की के साथ छुप कर फ्लर्ट करके उसे चीट किया और फिर अचानक से उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। पर यामाडा को उसकी बातों में लिटरली एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं था। वो तो उस एरिया में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे शांति चाहिए थी, जिससे दोनों में छोटी सी बहस हो जाती है। यामाडा तो साफ बोल देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिससे वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे एक लंबा चौड़ा इमोशनल मैसेज लिखकर भेजती है। थोड़ी देर बाद उसे उस गेम के कन्वेंशन का इन्विटेशन आता है। असल में गेम ने अपनी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक तरह का इवेंट रखा था जहाँ पर आने वाले गेमर्स को गिफ्ट और अवतार्स भी दिए जाएंगे। अकाने तुरंत गेस कर लेती कि शायद उसका एक्स भी उस कन्वेंशन में आएगा, इसलिए वो बिना समय बर्बाद किए सीधा मॉल में कपड़े लेने और स्पा कराने चली जाती है। उसका एक ही मिशन था, वो अपने एक्स को रिग्रेट कराना चाहती थी, ये दिखाकर कि उसने कितनी सुंदर लड़की को खोया है। इवेंट के दिन उसे रियलाइज होता है कि आज उसे अपना दुख दर्द बाहर नहीं निकालना है। भले ही उसने अपने एक्स को जलाने के चक्कर में पूरे पैसे उड़ा दिए हैं, फिर भी सिर्फ आज के लिए उसे अपना कंपोजर बनाए रखना है। वो चली रही होती है कि तभी उसे अपना एक्स किसी और लड़की के साथ दिखाई दे जाता है। वो तुरंत उसकी तरफ भागती है, लेकिन बीच ही में एक हैंडसम लड़के से टकरा कर गिर जाती है। अकाने से बहुत फ्रेंडली वे में माफी मांगती है और बताती है कि वो हाल ही में हुई कई चीजों को लेकर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन वो लड़का तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे गंदी बदबू आ रही हो। अकाने फिर से सॉरी बोलती है और कहती है कि जो कुछ भी उसने बोला वो उसे भूल जाए। हालांकि लड़का कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और इतना क्या कर वो वहाँ से चल लेता है। तभी अकाने को याद आता है कि गेम में भी उस एफ्रो कैरेक्टर ने सेम यही चीज इसी टोन में बोली थी। वो उस लड़के को यामाडा कहकर बुलाती है और वो रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। उसी वक्त अकाने का एज भी उसे देख लेता है। भाई, बंदे ने इस लड़की के लिए अकाने को छोड़ दिया, इस लड़की के लिए। खैर, अकाने के एक्स ने तो उसे देखा तक नहीं और वो सीधा दौड़कर यामाडा के पास चला गया। हमें पता चलता है कि यामाडा एक फेमस प्रोफेशनल गेमर है और अकाने का एक्स उसका बहुत बड़ा फैन है। तभी अकाने के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यामाडा का हाथ पकड़कर ब्लफ करती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। यामाडा पहले तो तुरंत मना कर देता है, लेकिन जब अकाने उसे गेम का एक रेयर आइटम प्रॉफिट स्टोन का ट्रेड कोड देती है, जिसे तुम रिडीम कोड भी कह सकते हो, तब वो तुरंत कह देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ऑब्वियसली उनकी जोड़ी इतनी फेक लग रही थी जितनी की मेरे कॉलेज वालों के जॉब प्लेसमेंट के वादे। पर अकाने के एक्स को लगता है कि वो सब रियल है और वो टूट जाता है। जैसा कि अकाने का प्लान था, उसका एक्स उससे जलने लगता है और जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। पर जब अकाने उसकी गर्लफ्रेंड को उसे इतने प्यार से चुप कराते हुए देखती है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो लड़ाई तो जीत गई लेकिन जंग हार गई। थोड़ी देर बाद अकाने यामाडा को अपने साथ बार में ड्रिंक्स के लिए ले जाती है। बंदा सिर्फ सोडा मंगाता है और उसे पीते हुए कहता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ। अकाने इस पर भड़क पड़ती है और कहती है कि अगर थोड़ी देर तुम यहाँ मेरे साथ बैठ जाओगे तो क्या तुम्हें मौत आ जाएगी। यामाडा को समझ आ जाता है कि ये वही गेम वाली लड़की है जिसके जाने के बाद सारे गिल्ड के मेंबर उस पर हंस रहे थे। यामाडा तो सिर्फ सोडा पीता रहता है, पर दूसरी तरफ अकाने एक के बाद एक बियर चढ़ाई जा रही थी, ये कहते हुए कि वो अपने एक्स को बुलाना चाहती है। फिर अकाने बाथरूम चली जाती है और खुद को शीशे में देखकर कहती है कि अपने एक्स के बारे में सोच सोचकर मेरी कैसी हालत हो गई है, मेरे कपड़े भी पूरे गंदे हो गए, काश मैं उस इवेंट में जाते ही नहीं। जब वो बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि यामाडा वहाँ से जा चुका है, तो वो बस रोने ही वाली थी। लेकिन तभी यामाडा वापस आ जाता है और बताता है कि उसने देखा था कि उसका पैर छिल गया, इसलिए वो बैंडेड लेने गया था। अकाने इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसके बाद वो तब तक पीती है जब तक बेसुध नहीं हो जाती, और जब उसे होश आता है तब वो यामाडा के बिस्तर में खुद को पाती है। और अब जब उसने एक हाई स्कूल गेमर के घर पे रात बिताई है तो कुछ तो हुआ ही होना चाहिए। खैर, बदकिस्मती से जो तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में पिछली रात उसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो टेबल पर ही बेहोश हो गई थी, जिसके बाद यामाडा के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो वो उसे अपने साथ घर ले जाए या फिर उसे सड़क पर कहीं फेंक दे। सड़क पर फेंकने वाला ऑप्शन उसे थोड़ा सा कम सही लगा, इसलिए वो सारा बिल भर के अकाने को अपने साथ घर ले आया। अकाने ने खुद को सिर्फ इतना ही एम्बैरेस नहीं किया था, बल्कि उसने तो उल्टी करके अपने कपड़े भी गंदे कर दिए थे, जो कि यामाडा ने रात में धुलकर बाथरूम में सुखाए। अकाने इस सबके लिए तहे दिल से माफी मांगती है और अपने घर कट लेती है। लेकिन घर में एक और मुसीबत, वो नोटिस करती है कि उसका नेकलेस गायब है। फिर वो तुरंत गेम में लॉग इन करती है ताकि यामाडा से उसके बारे में पूछ सके। यामाडा तो उस वक्त ऑफलाइन होता है, लेकिन उसे दुखी देखकर एक क्यूट सी बनी कैरेक्टर आती है और उसका दुख दर्द सुनती है। बीच में यामाडा ऑनलाइन आ जाता है और जब अकाने उसे नेकलेस के बारे में पूछती है तो वो तुरंत मना कर देता है कि उसने नेकलेस नहीं देखा और उस बनी से कहता है कि ये सारी बातें बाद में करना, सबसे पहले गिल्ड की स्टोरेज में जो फालतू का कचरा भरा रखा है उसे खाली करो। ये कचरा और किसी ने नहीं बल्कि अकाने ने भरा था, जिससे वो शर्मिंदा हो जाती है। जब यामाडा गेम बंद करके अपनी सीट से उठता है तब गलती से अकाने का नेकलेस यामाडा के पैर के नीचे आ जाता है और वो टूट जाता है। इधर अकाने अभी भी अपने नेकलेस को खो देने के दुख से बाहर नहीं आ पाई थी और अब आ भी नहीं पाएगी। उसकी बेस्टी मोमो कहती है कि तुम अभी भी अपने एक्स के पीछे लटकी हुई हो ना, और उस गेम को भी इसीलिए खेलती हो और इसी चक्कर में तुम्हें लोग चीट कर जाते हैं।
वैसे मोमो ने ये लास्ट वाली लाइन बोली नहीं थी, सिर्फ सोचा था। एक दिन जब अकाने स्टेशन पे होती है, वो देखती है कि हाई स्कूल की लड़की अपने क्रश को प्रपोज कर रही है। और गेस करो वो लड़का कौन होगा? बिल्कुल सही, यामादा। पर यामादा को इतना पेशेंस नहीं था, उसे तो घर जाके गेम खेलना था। इसलिए वो लड़की से कहता है पहले अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लेना, फिर कल बताना जो कहना है। अकाने उसे मिलने के लिए भाग कर जाती है और बताती ये क्या कर दिया तुमने, वो लड़की तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। यामादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे प्यार व्यार समझ नहीं आता। फिर अकाने देखती है कि यामादा तो स्कूल यूनिफॉर्म में है, मतलब वो हाई स्कूल का स्टूडेंट है और कोई ऐसा वैसा हाई स्कूल नहीं, वो एक एलीट हाई स्कूल में पढ़ता है। जिससे अकाने अंदाजा लगा लेती कि यामादा काफी स्मार्ट भी है। यामादा बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन और किसी चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसका टूटा हुआ नेकलेस रिटर्न करने के लिए। अकाने उसे थैंक्स बोलती है और कहती कि उसे इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, वो वैसे भी इसे फेंकने वाली थी। बाहर बारिश हो रही थी और अकाने उसे गुड बाय कहकर स्टेशन से निकल जाती है। तभी यामादा भागकर उसके पास जाता है और एक छाता देकर उससे कहता है कि इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। घर पर बेचारी उस टूटे हुए नेकलेस को लिए बेड पर लेटी होती है कि तभी अचानक से घंटी बजती है। उसकी मम्मी ने उसका सारा सामान वापस भिजवा दिया था जो कि काफी समय से घर में पड़ा हुआ था। अब हमारी प्यारी अकाने का एक कमरे का तो घर है, इसलिए वो अपनी बेस्टी मोमो को सारा सामान ऑर्गेनाइज करने में हेल्प के लिए बुलाती है। लेकिन मोमो तो साफ बोल देती है सब कुछ फेंक दो। अकाने उसे गिड़गिड़ाने लगती है कि वो सब कुछ नहीं फेंक सकती, उन सारी चीजों के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए मोमो बेचारी पर तरस खा लेती है और सामान सॉर्ट करवाने लगती है। सारा काम हो जाने के बाद मोमो को एक नेकलेस और छाता मिलता है और वो पूछती है कि इसका क्या करना है। उस वक्त अकाने को यामादा की कही हुई बात याद आती है, जब उसने कहा था कि सामान रखने के लिए जगह लिमिटेड है और उसे चूज करना होगा कि क्या रखना है और क्या हटाना। इसके पीछे की हिडन मीनिंग ये है कि अब उसे डिसाइड करना होगा कि उसे अपने एक्स की यादों में फंसे रहना है या फिर आगे किसी और के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। सारा कचरा फेंकने के बाद वो नशे में छाता वापस करने के लिए यामादा के घर आती है। मोमो तो नशे में यामादा से चिपकने लगती है और कहती कि वो तो उसके साथ अभी कोर्ट चल के शादी करने के लिए राजी है। पर अपना सख्त लौंडा यामादा उनसे सीधा कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा रही हो या फिर मैं पुलिस बुलाऊं। अकाने यामादा का शुक्रिया करती है सारी हेल्प के लिए, उस इवेंट से लेकर अब तक की, और फिर मोमो को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन अचानक से यामादा उसे रोकता है और कहते हैं कि अगर वक्त मिले तो ऑनलाइन आना, रूरी तुम्हें मिस कर रही थी और मैं भी। थोड़ा वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि अकाने और मोमो एक डबल ब्लाइंड डेट पर आई हैं। अब मोमो तो अपना पति ढूंढने के लिए डेस्परेट थी, इसलिए वो अपने साथ बैठे बंदे के साथ बिजी थी। लेकिन अकाने को तो वो लड़के चोमू लग रहे थे और उसे बस घर जाना था। ये जानने के बाद कि वो गेम्स खेलती है, लड़का कहता है अरे गेम्स तो मैं भी बहुत खेलता हूँ, और फिर गेम्स के बारे में सब कुछ जानने की नौटंकी करने लगता है, जबकि बंदे को ऑनलाइन गेम्स का वो भी नहीं पता था। हालांकि अकाने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो तो रूरी वही गेम वाली लड़की से चैटिंग कर रही थी। भाई ऐसे ही ऑनलाइन किसी को अपना नंबर नहीं देना चाहिए, लड़कियों को तो खासकर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। दोनों को डेट में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो वहां से चली आई। और वैसे भी अकाने फिलहाल अपनी जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान उसे रूरी का मैसेज आता है कि वो उसे असल जिंदगी में मिलना चाहती है। अकाने रास्ते पर चल रही होती है कि तभी अचानक से उसके बगल से एक लड़की गुजरती है जिसे क्यूट सा बनी टाइप का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। अकाने सोचती कि शायद रूरी भी असल जिंदगी में ऐसी ही दिखती होगी। घर पहुंचकर वो गेम में लॉगिन करती है और देखती कि यामादा रूरी के साथ बात कर रहा है। वो दोनों इतने क्लोज लग रहे थे कि अकाने को लगा कि वो यामादा की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो उसे कह रही थी अब बहुत लोग आ गए, हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, मुझे पहले ज्यादा अच्छा लगता था। तभी यामादा अकाने को वहाँ नोटिस करता है और ऑफलाइन चला जाता है और रूरी कहती कि वो बाद में बात करेंगे, जिसे सुनकर अकाने और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे वो क्यूट लड़की याद आ जाती है जो उसने मेट्रो में देखी थी और अकाने इमेजिन करती कि वो यामादा के साथ है। अकाने के एक्शन से समझ आ रहा था कि वो धीरे धीरे उससे ऑब्सेस्ड होती जा रही है। यूनिवर्सिटी में बैठी वो गूगल पर यामादा को सर्च कर रही थी और सोचती रहती कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। यूनिवर्सिटी से निकलने पर उसे वही चोमू लड़का मिल जाता है जो पिछली डेट पर आया था। वो उसे फर्स्ट ऑफ द सेवियर के बारे में बातचीत शुरू करना चाहता था। वो कहता है कि उसने रिसर्च करी है गेम की और वो उसके साथ खेलना चाहता है। वो पूरे रास्ते बकवास किए जा रहा था और अकाने मन में सोच रही थी हाँ भाई चुप कर जा, बहुत देखे तेरे जैसे संत। एंड गेस व्हाट, स्टेशन पर उसे कौन दिखता है? अरे वही क्यूट सी बनी आउटफिट वाली लड़की जो इस बार यामादा का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रही थी। यामादा और रूरी को साथ देखकर अकाने के डाउट्स और बढ़ जाते हैं। तभी उसे रूरी का मैसेज आता है जो उसे गिल्ड की रियल लाइफ मीटिंग के लिए इनवाइट कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि सब लोग कौन है और खासकर रूरी को, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही क्यूट लड़की ही रूरी है, इसलिए वो मीटिंग अटेंड करने का डिसाइड करती है। अगले दिन वो गिल्ड मेंबर से मिलने के लिए रेडी होती है, लेकिन सड़क पर चलते चलते रास्ता भूल जाती है क्योंकि मैप में वो कैफे गलत मार्क था। तभी एक लड़का उसे टकराता है और उसका फोन गिर जाता है। वो फोन उठाता है और कैफे का एड्रेस देख लेता है। ये लड़का भी काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम था और सबसे जरूरी वो लंबा भी था। वो अकाने को कैफे तक ले जाने का ऑफर करता है। रास्ते में अकाने को समझ आता है कि वो लड़का फॉरेस्ट ऑफ द सेवियर को लेकर पूरा पागल है, क्योंकि वो बिना रुके उस गेम के बारे में बकबक किए जा रहा था। कैफे पहुंचकर वो वही बनी आउटफिट वाली लड़की को देखती है जिसे वो इतने दिनों से रूरी समझ रही थी, और साथ में अपना भाई यामादा भी वहाँ था। वो यामादा की तरफ भागने लगती है, लेकिन बनी आउटफिट वाली लड़की उसे बहुत तीखी नजरों से देखती है, जैसे कि अगर वो यामादा के पास आई तो उसे खा जाएगी। अकाने फ्रेंडली वे में उस लड़की से पूछती है कि क्या वो प्रिंसेस रूरी है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। और यहाँ आता है कहानी में प्लॉट ट्विस्ट। कैफे के अंदर यामादा कहता है कि सब अपना इंट्रोडक्शन दे। पता चलता है कि प्रिंसेस रूरी असल में सफेद बालों वाला लड़का ईता है
जिसने अपनी कैरेक्टर अपनी छोटी बहन रूना के बेसिस पर बनाई थी। इसलिए हमने बोला था कि ऑनलाइन अपना नंबर किसी को मत देना, क्या पता जिसको तुम प्यारी सी लड़की समझ रहे हो वो एक 40 साल का पीडोफाइल निकले। रूना ईता की छोटी बहन थी और वही क्यूट लड़की थी जो उसे रास्ते में दिखी थी। साथ में हमें तकीजो नाम का 40 साल का अंकल भी मिलता है जो टीनेजर्स के साथ बैठा थोड़ा अजीब लग रहा था। बट एनीवेज ये सब लोग यामादा के गिल्ड के मेंबर्स हैं और ईता उसका काफी पुराना फ्रेंड। ये सब सुन के अकाने का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचती है कि मैं किन अजीब लोगों के ग्रुप में आ गई। एक नेकामा जो कि असल में लड़का होने के बावजूद ऑनलाइन लड़की बना घूमता है, एक बनी गर्ल जिसने अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड पर ही डोरे डाल रखे हैं, और एक 40 साल का अंकल जो अपनी एज के लोगों से दोस्ती नहीं कर पाया इसलिए बच्चों के साथ घूम रहा है। और आखिर में आता है यामादा जिसका तो क्या ही कहना। ये सब लोग नोटिस करते हैं कि यामादा और अकाने एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जो कि रूना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो यामादा को बचपन से पसंद करती है। अकाने कहती है कि उसे लग रहा था कि रूना और यामादा कपल है क्योंकि गेम्स में वो इतना फ्लर्ट जो करते हैं। यामादा बताता है कि ईता उससे 1 साल बड़ा है और जब वो गेम खेलता है तो अपने कैरेक्टर के जोन में चला जाता है, इसलिए वो उसे फ्लर्ट करने देता है। अकाने फिर कहती है कि जब यामादा ने बताया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तब उसे लगा था कि वो शायद झूठ बोल रहा है और उसे ये जानकर खुशी है कि वो सच था। रूना डायरेक्टली अकाने से पूछती है कि क्या उसे यामादा पसंद है, लेकिन ईता तुरंत उसका मुंह बंद करवा के कहता है कि मेरी छोटी बहन बड़ी मुंहफट है, इसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। इसके बाद जब अकाने का यामादा से आई कांटेक्ट होता है तब नर्वसनेस में उसे ग्लास गिर जाता है और जब वो उसे उठाने जाती है तो यामादा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मत करो, टूटा कांच है, तुम्हें लग जाएगा। ये देख कर कि यामादा उसकी फिक्र करता है अकाने शर्माने लगती है, लेकिन यामादा सोचता है कि वो उसे नाराज है इसलिए वो बहाना बनाकर बाहर चला जाता है और ईता भी उसके पीछे पीछे आता है। बाहर ईता से बात करते टाइम यामादा कहता है कि वो लड़कियों के इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। ईता कहता है कि अगर ऐसा ही चलेगा तो उसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। यामादा को अपने बचपन की एक लड़की का फ्लैशबैक आता है जो उसे रोते हुए अलविदा कह रही थी। प्रेजेंट में वापस आके सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रूना कहती है कि वो अकाने से नफरत करती है क्योंकि उसे इस चीज से जलन हो रही है कि उसे उसके भाई और चाइल्डहुड क्रश दोनों का टेंशन मिल रहा है। अब उसका सिर्फ एक ही गोल है, अकाने को गिल्ड से निकालना। ईता सॉरी कहता है कि वो अकाने को वापस घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता तो यामादा ऑफर करता है। ट्रेन में अकाने यामादा के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सवाल ही ऐसे पूछ रही थी जिनका यामादा हाँ या ना में जवाब दे रहा था। जब ट्रेन ब्रेक मारती है तो अकाने यामादा से टकरा जाती है और उसे अपनी जगह दे देता है ताकि अगली ब्रेक पड़ने पर वो हर्ट ना हो। तभी वो नोटिस करती है कि ट्रेन की सारी लड़कियां यामादा को देख रही हैं और अकाने सोचती कि वो देखे भी क्यों ना, तब वो भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। फिर वो उससे पूछती कि वो डिनर में क्या खाएगा, जिस पर वो कन्वीनियंस स्टोर जाकर एक जेली लेकर कहता है कि उसका इतने में पेट भर जाएगा। अकाने तुरंत दौड़ कर जाती है और घर से कड़ी और चावल पैक कर लाती है जो कि उसने सुबह बनाया था। उसको चिंता थी कि अगर यामादा अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो उसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। वो माफी भी मांगती है कि करी में थोड़ा सा मीट कम है क्योंकि इस महीने पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है। तभी अचानक अकाने को रूना का कॉल आ जाता है और वो उसे माफी मांगती है और कहती कि उसे सैटरडे को मिलना चाहती है। वो कॉल रख देती है और यामादा अपने घर चला जाता है, लेकिन वो ये जानकर थोड़ा सा हैरान था कि वो उसे सैटरडे को मिलना चाहती है क्योंकि उस दिन तो उसे रूना को पढ़ाने जाना था। रूना के ट्यूटरिंग सेशन के बारे में सोचते हुए सैटरडे आ जाता है। यामादा ईता से पूछता है कि क्या रूना का ट्यूटरिंग सेशन आज कैंसिल है, लेकिन पता चलता है कि नहीं क्योंकि रूना ने अकाने से खुद मिलने की जगह इस अजीब से आदमी को उसके पास भेज दिया था। और वैसे ये रूना की एक चाल थी। अकाने के कई बार मना करने के बाद भी वो आदमी बार बार उसे रूरी चांद कहकर बुला रहा था, इसलिए वो दौड़कर बाथरूम चली जाती है। इस बीच यामादा रूना को पढ़ाने आता है। वो रूना से पूछता है कि क्या उसे कहीं जाना नहीं था, जो रूना मना कर देती है। अकाने बाथरूम से रूना को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी डॉन साफ साफ उसकी कॉल को इग्नोर कर देती है। तभी अचानक से अकाने का बाथरूम का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है और हाँ, वो आदमी लेडीज वॉशरूम में घुस आया था। वो जबरदस्ती उसका बाथरूम डोर खोलने की कोशिश करता है। असल में ये बंदा रूरी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। इधर यूनियन यामादा से कन्फेस कर देती कि उसने मेरे भाई की आईडी से गेम में लॉग इन किया और एक आदमी जो उसके भाई के कैरेक्टर रूरी को बहुत ज्यादा चाहता था से कहा कि वो उससे रियल लाइफ में मिलना चाहती है और खुद की जगह चालाकी से अकाने को उसके साथ मिलने भेज दिया। यामादा को तो पता था कि इंटरनेट पर किस तरह के क्रीप्स रहते हैं, इसलिए उसने तुरंत ईता के साथ उनकी चैट्स चेक करी। दूसरी तरफ वो बिगड़ी बच्ची सोच रही थी कि सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं हो जाता जब वो सेंटर ऑफ अटेंशन थी। गिल्ड के सारे मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो अकाने को ढूंढने जाएंगे, लेकिन बेचारा तकीजो को तो बताया जाता है कि उनकी प्यारी अकाने को किसी गैंग के मेंबर ने किडनैप कर लिया, जिस वजह से वो रोते हुए अपनी धन्नो को 200 की स्पीड से भगाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंच सके। रास्ते में ईटा रूना को कस के डांट लगाता है कि अकाने तो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी और तुमने क्या किया। कैफे पहुंचते ही तकीजो उस आदमी पर टूट पड़ता है। यामादा नोटिस करता है कि अकाने के पैर में चोट लगी और वो पूछता है कि क्या हुआ। तभी वही चश्मे वाला आदमी कहता है कि ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो लेडीज वॉशरूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। ईटा तो तुरंत उसकी गुद्दी पकड़कर उसे धमकाते हुए पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम लेडीज वॉशरूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो बताता है कि वो कोई गलत हरकत करने नहीं गया था, वो तो बस उसे पेन किलर्स देने गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अकाने कहीं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही अकाने ने देखा कि वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है तब वो बहुत ज्यादा घबरा गई और टॉयलेट सीट पर अपना पैर दे मारी। यामादा अकाने से सॉरी बोलता है कि उसने ये नहीं बताया कि वो हर सैटरडे रूना को ट्यूटरिंग देता है, लेकिन अकाने इतनी स्वीट थी कि वो बिल्कुल नाराज नहीं होती। उल्टा वो तो कहती कि अच्छा इसी वजह से रूना नहीं आ पाई। जब वो रूना को देखती है तो उसके पास जाने के लिए दौड़ती है और वो पागल लड़की फिर से अपना पैर चेयर पे दे मारती है। रूना उसके पास आके सॉरी कहती है, लेकिन ईता उससे बोलता है कि अब उसे अच्छी डांट लगानी पड़ेगी और इस बार यामादा भी उसे नहीं बचाने वाला क्योंकि वो डिजर्व करती है। लेकिन अकाने इधर भी उसे डांट से बचाने के लिए पेट दर्द का नाटक करने लगती है और सबको दवा लेने भेज देती है। वो देखती है कि रूना को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वो माफी मांगने से कतरा रही है। अकाने अचानक से गेम के बारे में बात करना
शुरू कर देती है और रूना सब कुछ फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने जानबूझकर उस अजीब आदमी को उसके पास भेजा था और अकाने के साथ गलत बिहेव किया। ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि अकाने उनकी गिल्ड छोड़ दे। ऑब्वियसली उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन हमारी प्यारी अकाने उसको इसलिए भी माफ कर देती है और उससे उनका सोशल सर्कल ज्वाइन करने की परमिशन मांगती है। दोनों फ्रेंड्स बन जाती है और अकाने ऑफिशियली ग्रुप का नया मेंबर हो जाती है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि रूना का इतना बदतमीजी वाला एटीट्यूड और ईगो भरी पर्सनैलिटी आई कहां से। असल में वो ससागी फैमिली की छोटी बेटी है। उसकी मम्मी हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रही है और बचपन से उसे जो चाहिए था मिलता रहा है। होते हैं ना कुछ बच्चे जो माँ बाप के कुछ ज्यादा ही लाडले होते हैं, बस वही। हालांकि ये सिर्फ घर में ही था, स्कूल में तो वो किसी को भाव तक नहीं देती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स। असल में ये तो सिर्फ उसका बहाना था, बल्कि उसकी फिजूल खर्ची और ईगोइस्टिक बिहेवियर के चलते कोई लड़की उसका दोस्त बनना ही नहीं चाहती थी। लड़के तो काफी पड़े थे उसके पीछे, लेकिन जब उसके पास पहले से 2 जैपनीज ऋतिक रोशन जैसे दिखने वाले लड़के मौजूद हैं, तो बाकी सब तो उसको फीकी चाय लगेंगे ही। ईगो तो उसका आसमान छूता था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उसकी एक दोस्त हो जिसके साथ वो डांस कर सके और वो सब कुछ कर सके जो कि एक टिपिकल टीनेजर करती है। और उसका घमंड हर बार उसके आड़े आ जाता था। ऐसे लोग जिंदगी में आमतौर पर अकेले रह जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उसे अकाने मिल गई, जो कि उससे बड़ी है, स्वीट है और हर वक्त ऊट पटांग हरकतें करने से भी नहीं कतराती। मोमो अकाने के घर में बैठी होती है और बता रही होती है कि वो हस्बैंड ढूंढने के लिए कितनी डेस्परेट है, लेकिन नोटिस करती है कि अकाने उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही और रूना के साथ गेम खेल रही है। मोमो थोड़ा सा चिढ़ जाती है, जिस पर रूना अकड़ कर बोलती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो घर चली जाओ। डेढ़ फुटिया मुंह बंद रख अपना, नहीं तो ड्रम में भर के सीधा जीने से लुढ़का दूंगी तुझे। रूना डर जाती है और तुरंत उबक के अकाने के पास चली जाती है। इसके बाद वो यामादा के बारे में बातें करने लगते हैं। रूना बताती है कि भले ही वो लड़कियों में काफी पॉपुलर है, लेकिन आज तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। उसी वक्त अकाने यामादा से गेम में मिलती है और उसे अपने नए बूट्स के बारे में बताती है, लेकिन यामादा कहता है कि ये बूट्स उसे किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो एक पैलेडिन है, यानी वॉरियर है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसे अपनी इन्वेंट्री से बूट्स गिफ्ट कर सकता है। अकाने मना कर देती है क्योंकि वो खुद से हंटिंग करके उन्हें हासिल करना चाहती थी। गेम एकदम एक्साइटिंग मोड पर था कि तभी लैपटॉप क्रैश हो जाता है और उससे धुआं निकलने लगता है। अकाने बेचारी दुखी हो जाती है क्योंकि अब नया लैपटॉप खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए होंगे, जो कि उसके पास थे नहीं। घर पर रूना अपने भाई को बताती है कि अकाने का लैपटॉप खराब हो गया है, जिस वजह से वो बहुत उदास है। इधर अकाने लैपटॉप के खराब हो जाने की वजह से रोई जा रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर उसे वहाँ यामादा दिखाई देता है, जो कि एक जेंटलमैन बनकर आया था। असल में रूना उसे वहाँ लेकर आई थी क्योंकि ईता ने यामादा से रिक्वेस्ट की थी कि वो अकाने का लैपटॉप एक बार जाके चेक कर ले। वो अंदर आता है बिना ये नोटिस किए कि अकाने के ब्रा उसके कमरे में सूख रहे हैं, जिन्हें वो झट से हटा लेती है। फिर वो उनके लिए खाना बनाने का ऑफर करती है। यामादा उसे रोकता है और उस दिन करी देने के लिए थैंक्स बोलता है और टिफिन वापस ना ला पाने के लिए माफी मांगता है। इस बीच रूना एक्सेप्ट कर लेती है कि यामादा कभी उसकी फीलिंग्स रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे छोटी बहन की तरह देखता है। इसलिए अब उसका एक ही मिशन है, यामादा और अकाने की जोड़ी बनवाना। वो ईता से कॉल करके पूछती कि अब वो क्या करे, और ईता बताता है कि अब उन्हें एक रोमांटिक कॉमेडी वाला सिनेरियो क्रिएट करना होगा। रूना थोड़ा कुछ मस्ती करने का ट्राई करती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। इसलिए आखिर में वो अकाने को धक्का दे देती है ताकि वो यामादा से टकराए और कुछ केमिस्ट्री स्टार्ट हो। लेकिन यहाँ भी वो फेल हो जाती है क्योंकि अकाने का बाल यामादा की आंखों में घुस जाता है। जब वो चेक करने के लिए उसके नजदीक आती है, तब किसी लड़की को पहली बार इतने पास से देखने की वजह से वो घबरा जाता है कि कहीं वो उसकी आंखों में हमेशा के लिए ना खो जाए। वो उसे पीछे करके तुरंत अपने घर से टूल्स लेने के बहाने वहां से चला जाता है। बाहर जाते टाइम यामादा को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है, जिसमें एक लड़की उससे कह रही थी कि वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन यामादा लॉजिकल जवाब देता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रेजेंट में वापस आके हमें उसे कन्वीनियंस स्टोर में शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ की कैशियर उसे काफी समय से पसंद करती थी और उसका नाम जानना चाहती थी। वो भी उसी स्कूल से पास आउट हुई है जहाँ वो अभी पढ़ रहा है, लेकिन अपना यामादा उसके हिंट्स को जरा सा भी नहीं समझ पाता और बिजी है कहकर वहाँ से निकल जाता है। अकाने के घर वापस आकर वो उन दोनों को सोया हुआ पाता है। वो देखता है कि अकाने सोते वक्त कितनी स्वीट और इनोसेंट लगती है। वो अचानक से उसकी हेयर क्लिप निकालता है ताकि उसके बाल खुल जाएं और वो अकाने की पूरी खूबसूरती की एक झलक देख सके। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अकाने का एक्स था। यामादा दरवाजा खोलता है और वो लड़का तो पागल हो जाता है कि उसका आइडल अकाने के घर पर है। वो कहता है कि उसे पहले से शक था कि उनका रिलेशनशिप फेक है, क्योंकि वो यामादा को खूब कायदे से स्टॉक करता है और उसने उसकी किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी लड़की से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा। हरकतें सही नहीं है इस लड़के की, मैं बता रहा हूँ। वो तो सिर्फ अकाने के टिफिन वापस करने आया था, क्योंकि अकाने उसके लिए खाना बनाती थी और वो टिफिन वापस करना भूल जाता था, इसलिए वो हर बार नया खरीदती थी। अब समझ आया कि इसके पैसे जा कहाँ रहे थे। जब वो जाने लगता है तो यामादा से कहते हैं कि अकाने को ना बताए कि वो यहाँ आया था, जो यामादा मान जाता है। जब वो चला जाता है, अकाने बाहर आती है और यामादा की बातें सुनकर हंसने लगती है कि वो टिफिन अपने आप वहाँ आ गया। अंदर यामादा उसकी हेयर क्लिप लौटा देता है, जिससे वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने नोटिस ही नहीं किया कि कब सोते वक्त वो गिर गई। यामादा कहता है कि वो गिरी नहीं थी, उसने निकाली थी। उसका मन था कि उसे खुले बालों में देखे। अकाने तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। कुछ दिनों बाद अकाने को कन्वीनियंस स्टोर में जॉब के लिए अप्लाई करते हुए दिखाया जाता है, जो कि उसके घर के बहुत पास है। फोन पर मोमो से बात करते हुए वो बताती है कि उसके गिल्ड के मेंबर्स ने लैपटॉप को फिक्स कर दिया और पैसे भी नहीं लिए और मिसिंग पार्ट भी खरीद दिया। कुछ दिनों बाद गेम में वापस लॉगिन करने पर वो रूरी से मिलती है, जो उसे तकेजो का कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराती है, जो कि एक मच्छर जितना छोटा था। अकाने उन्हें लैपटॉप बनाने में हेल्प के लिए कुछ देना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने लिटरली उसका पूरा GPU, ग्राफिक कार्ड सब बदल दिया था। उसके इतने इंसिस्ट करने पर वो उसे यामादा के हाई स्कूल फेयर में चलने के लिए इन्वाइट करते हैं। स्कूल में यामादा की लाइफ बिल्कुल ईजी मोड पर है, क्योंकि वो सभी लड़कियों की सेंटर ऑफ अटेंशन है। हम सुसागी से मिलते हैं, जो कि स्कूल में यामादा की इकलौती फीमेल फ्रेंड है, क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी की तरह है।
वो कहती कि कल उसने उसका मैच लाइव देखा था। अब वो अपनी पहले वाली स्किल्स को पूरी तरह से खो चुका है और FPS गेम्स खेलने के लायक नहीं है। फेस्टिवल में गिल्ड के सारे मेंबर आते हैं और अकाने को बहुत मजा आता है, लेकिन रूना घबरा जाती है और उसका पेट दुखने लगता है क्योंकि अगले साल उसे इसी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। वो बाथरूम जाती है और जब अकाने उसका बाहर इंतजार कर रही थी तो वो यामादा को नोटिस कर दिया। वो उसके पास जाने में थोड़ा सा शर्मा रही थी, लेकिन यामादा ने उसे देख लिया था और वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वेट मत करना मेरा। वो अकाने से मिलता है और वो दोनों रूना को इन्फर्मरी ले जाते हैं। नर्स बताती है कि उसे बुखार कुछ नहीं है, बस भूख लगी है। रूना लिस्ट बताती है कि उसे क्या खाना है और वो लेने चले जाते हैं। हॉल में सभी बच्चे, खासकर सारी लड़कियां उन्हें घूर रही थी कि आखिर यामादा के साथ ये लड़की है कौन। कुछ जूनियर्स उसके पास आती है और डायरेक्टली पूछ लेती कि क्या वो दोनों कपल्स हैं। यहाँ तक कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर यामादा को कांग्रेचुलेट करते कि आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड बन ही गई, और फिर उसकी टांग भी खींचते कि उसने अपनी उम्र से बड़ी लड़की फंसाई। कहते हैं ना, शायद जितना पुराना हो उतना ही मीठा होता है। काफी देर सभी की इंटरोगेशन के बाद वो लोग स्कूल से बाहर आ पाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात ईता और तकेजो से होती है। यहाँ ईता एक कमेंट मारता है कि अब जब उन्हें कपल्स कहकर चिढ़ाया ही जा रहा है तो क्या ये सही नहीं होगा कि वो ऑफिशियली डेट करना शुरू कर दें। यामादा कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन अकाने नर्वस हो जाती है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। हालांकि ईता माफी मांगता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन अकाने उठकर वहां से भाग जाती है और यामादा भी उसके पीछे पीछे जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि सुसाकी भी यामादा के पीछे पड़ी है। वो अकाने से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन लड़कियां तो उनको अकेले छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए अकाने उसे खींच कर टॉप फ्लोर पर ले जाती है। ऊपर वो उससे पूछता है कि तुम शर्मा क्यों गई थी, जिस पर वो कहता है कि क्यों ना शर्माए भाई, ईता ने अचानक से किसी के साथ मुझे शिप कर दिया, और अगर मैं उसके मजाक को सीरियसली लेकर बोल देती कि हाँ ठीक है मैं यामादा को डेट करूंगी तब तुम क्या करते। यामादा कहता है कि अगर ऐसा होता तो ये उसके लिए बहुत गर्व की बात होती, क्योंकि अकाने उसके लिए उस फूल की तरह है जिस तक वो कभी नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। फाइनली अकाने के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और वो टॉपिक को इग्नोर करके रूना के लिए शॉपिंग करने चली जाती है। फेस्टिवल के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यामादा सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जा रहा है और वो कितने प्यार से उसे अटेंड करती है। असल में गेम में अकाने ने उसे बोल बोल के पागल कर दिया था कि वो उसकी सुपरमार्केट जाके शॉपिंग करे। अकाने कहती है कि रूना वाले इंसिडेंट के बाद उन्हें ज्यादा मिलने का मौका ही नहीं मिला। अकाने की कोवर्कर आंटी उसे यामादा को लेकर छेड़ने लगती हैं और कहती कि वो कितना हैंडसम है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। भाई आंटी भी पिघल गई। अकाने यामादा से कहती है वो थोड़ी देर वेट करे, फिर वो साथ चलेंगे क्योंकि उसकी शिफ्ट खत्म ही होने वाली है। आंटी अभी भी उसे यामादा को लेकर चिढ़ाती रहती है, लेकिन अकाने एडमिट नहीं करती कि उसे यामादा पसंद है। रास्ते में अकाने यामादा को करी देती है जो कि उसने उसे थैंक्स कहने के लिए बनाई थी, क्योंकि उसने उसका कंप्यूटर फिक्स किया था। वो जोर देकर कहती कि अब ये करी अच्छी वाली है क्योंकि अब उसके पास पैसे हैं। अकाने छींकती है और लग रहा था कि उसको जुकाम हो गया है। तभी यामादा अचानक से उसे पकड़ कर एक बाइक से बचा लेता है। रास्ते में उनकी ज्यादा बात नहीं होती। घर में मोमो के साथ बैठी अकाने बात कर रही थी कि यामादा को एहसास भी नहीं होता वो कितना काइंड है, और सोचती कि ये सिर्फ उसके मन का वहम है और उसे प्यार नहीं करना चाहिए। मोमो उसके नेल्स पेंट कर रही होती है और पूछती कि क्या उसे पसंद नहीं है कि यामादा उसे कभी ना पा पाने वाला फूल कहता है। अकाने कहती कि उसे इसी बात से तो डर है कि कहीं वो यामादा की बेसिक काइंडनेस से गलत हिंट्स ना कैच कर ले। हालांकि मोमो कहती कि अरे फ्लो में बता देना उसे तुम कैसा फील करती हो, लेकिन अकाने तुरंत मना कर देती है। फिर मोमो एक बहुत जरूरी बात कहती है कि वो यामादा की फीलिंग्स के बारे में तो बहुत बात करती है, लेकिन क्या खुद की फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट है। तभी अकाने को रूना की इमरजेंसी कॉल आती है कि गिल्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गिल्ड बैन हो गई नहीं, वो बस इतना बताने के लिए कॉल की थी कि गिल्ड में एक नई मेंबर जुड़ने वाली है। रूना की नौटंकी की कोई हद नहीं है। जो लड़की ने गिल्ड ज्वाइन करी है वो यामादा की रिकमेंडेशन से आई है। अब कहानी में मजेदार मोड़ आने वाला है। रूना का ऑलरेडी प्लान रेडी है कि उसे गिल्ड से कैसे निकालना है, लेकिन अकाने कहती है कि उन्हें उसका वेलकम करना चाहिए, शायद वो हमारी दोस्त बन जाए। वो जानना चाहती थी कि नई लड़की कैसी है, इसलिए रूना उसे यामादा का नंबर देती है और कहती है कि खुद उससे कॉल करके पूछ ले, क्योंकि उसे तो वो कुछ बता नहीं रहा है। इस दौरान यामादा कोचिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। हमें पता चलता है कि सुसाकी ही यामादा की रिकमेंडेशन थी और वो उसे गिल्ड लीडर से बात करवाने के लिए थैंक्स बोल रही थी। तभी यामादा का फोन बजता है, लेकिन अननोन नंबर होने की वजह से वो उसे उठाता नहीं क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली थी। सुसाकी यामादा से पूछती है कि क्या उसे अपनी पार्टनर ढूंढने में इंटरेस्ट है। वो कहता है कि उतना कुछ खास नहीं। क्लास के बाद यामादा उसी नंबर पर कॉल करता है और अकाने कॉल उठाती है और हर रोज की तरह बकबक करना शुरू हो जाती है और कहती है कि वो ज्यादा देर बात नहीं कर सकती क्योंकि उसे काम पर जाना है। यामादा को चिंता थी क्योंकि अकाने को जुकाम है और शायद वो बढ़ सकता है। देखने से लग रहा था कि सुसाकी को थोड़ी जलन हो रही कि कोई उसके आगे निकल रहा है, इसलिए वो पूछती है कि अकाने है कैसी। यामादा को उसकी सारी खूबियां मालूम थी, लेकिन वो उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बाद में हम देखते हैं यामादा रूना को जब पढ़ा रहा था तभी रूना को अकाने का कॉल आता है। सीन ये हुआ था कि अकाने को इतना भयंकर बुखार चढ़ गया था कि वो ढंग से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। वो दवा लेने जाने के लिए साइकिल स्टैंड तक जैसे तैसे जाती है, लेकिन रोड पर ही गिर जाती है। खुशकिस्मती से यामादा उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर ही आ रहा था और उसे इस हालत में देखकर उसे घर उठा ले गया। दूसरी तरफ घर जाते वक्त सुसाकी यामादा के दोस्त से बात कर रही होती है। वो उसे सलाह देता है कि अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो कोई और परी तुम्हारे राजकुमार को उड़ा ले जाएगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वही थी जिसने यामादा को प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए मोटिवेट किया था। उसको लग रहा था कि वो हैक्स यूज करता है, इसलिए उसके घर गई ये देखने के लिए कि आखिर वो गेम खेलता कैसे है, और उसकी स्किल्स को देखकर वो इतना इंप्रेस हो गई कि कब 4 घंटे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फाइनली वो सजेस्ट करती है कि उसे इसमें अपना कैरियर बनाना चाहिए, और धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते सुसाकी को उससे प्यार हो गया। ये जानते हुए कि वो इमोशनली कंजर्व्ड है, फिर भी एक दिन स्कूल में यामादा ने उसे उस लड़की के बारे में बताया जो मिडिल स्कूल में बुली होती थी, जिस वजह से उसने स्कूल आना बंद कर दिया। और क्योंकि उसका घर उसके पास था इसलिए वो डेली उसे क्लास के नोट्स देता था। समय के साथ वो दोनों दोस्त बन गए और काफी समय साथ बिताने लगे, लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो सब सिर्फ उसकी बेसिक काइंडनेस थी और नोट भी वो उसे टीचर की रिक्वेस्ट पर देता था।
उसकी इस काइंडनेस को वो प्यार समझ बैठी और उस इंसिडेंट के बाद से ही वो कभी नहीं समझ पाया कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाए। सुसाकी को उस वक्त उसे बहुत डर लगने लगा था और वो सोचती है कि अगर वो फ्यूचर में कभी इसके जैसे लड़के से प्यार कर बैठेगी तब पक्का उसका दिल टूटेगा। प्रेजेंट में यामादा पूरी रात अकाने की देखभाल करता है क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा था। उसे ठंड लग रही थी, भूख लग रही थी और उसकी हालत वक्त बीतते बिगड़ती ही जा रही थी। इसलिए यामादा उसे हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करता है। वहाँ ट्रीटमेंट के बाद वो उसे घर ले आता है और रात के 2 बजे जब अकाने की आंखें खुलती हैं तब वो यामादा को उसके बेड के बगल में सोते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसका फीवर कम हो गया था और वो ताजी हवा के लिए खिड़की खोलती है जिससे यामादा जाग जाता है। ये सीन अकाने के लिए बिल्कुल एक प्यारे सपने जैसा था। यामादा बताता है कि जब वो उसके घर आ रहा था तब वो उसे रास्ते में पड़ी हुई मिली, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गया और पूरे समय उसके साथ रहा। उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसका ये एहसान जिंदगी भर याद रखेगी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है कि उसके एक्स ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो जितना टाइम वेस्ट करता उतना ही उस पर चीट करता और यामादा जैसे अच्छे इंसान के साथ होने की वजह से वो अपने ट्रामा से उभर भी पाई। तभी यामादा को याद आता है कि जब बचपन में उस लड़की ने उसे गुड बाय बोला था तब वो भी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद यामादा अकाने के ऊपर चढ़ जाता है और जो तुम सोच रहे हो उसके लिए नहीं, उसके पैर में क्रैम्प आ गया था इसलिए वो बस उसे स्ट्रेच कर रहा था। उसकी कातिलाना निगाहों को देखकर अकाने तो मर ही जाती है। पूरी रात उसकी देखभाल करने के बाद यामादा बिना सोए स्कूल निकल जाता है। अकाने को उसकी चिंता थी लेकिन वो कहता है कि वो गेमर है, उसके लिए रात भर बिना सोए अगले दिन स्कूल जाना आम बात है। वो ये सब बोल ही रहा था कि अकाने पता नहीं क्यों उसे चुंबक की तरह चिपकना चाहती थी। बाद में मोमो अकाने के लिए घर का सामान लाती है क्योंकि वो कल सो गई थी इसलिए आ नहीं पाई। उसे पता नहीं था कि वो बीमार है और जब उसे पता चला कि यामादा ने पूरी रात उसकी केयर करी तब उसके होश उड़ गए और वो अभी भी हैरान है कि उनके बीच कुछ हुआ नहीं। अब कुछ होने तो वाला था लेकिन अकाने की टांग खुलने की जगह अकड़ गई। उसे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अकाने हार्ट ब्रेक के बाद से प्यार के बारे में सोच ही नहीं रही है। जाते हुए को कहती है कि प्यार में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। बाद में यामादा मैसेज करके पूछते है कि वो कैसी है। अकाने तो उसका मैसेज अपने फोन पर देख कर ही खुश हो जाती है। रूना का मैसेज देखने के बाद वो गेम में लॉग इन करती है जहाँ उसे ईता और सुसाकी मिलते हैं और सब हंटिंग जाने का डिसाइड करते हैं। अकाने जानकर बहुत खुश होती है कि सुसाकी भी एक पैलाडिन है क्योंकि वो शुरुआती लेवल पर काफी वीक होते हैं। सुसाकी डाउट करने लगती कि फिर उसने ये क्लास क्यों चुनी, जिस पर अकाने कहती कि एफर्ट ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि हायर लेवल्स पे वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास मानी जाती है। वो सब एक कमजोर बॉस को ढूंढते हैं, हालांकि पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी उस पर एक खरोच तक नहीं आती। ईता वहाँ बैठा रहता है और अटैक नहीं करता क्योंकि अगर वो करेगा तो बॉस 2 सेकंड में हार जाएगा। दोनों पैलेडिन्स मिलकर उस पर हमला करती हैं लेकिन उसे डैमेज ही नहीं लगता क्योंकि उनकी डीपीएस से ज्यादा उसकी हेल्थ रीजनरेशन स्पीड थी। वो घंटों तक कीबोर्ड तोड़ती रहती है लेकिन बॉस का बाल भी बाका नहीं कर पाई। आखिर में बॉस बोर होकर खुद ही वहां से चला जाता है। हालांकि इतना देर साथ खेलने की वजह से सुसाकी को समझ आ गया था कि अकाने अच्छी लड़की है। अकाने यामादा को कॉल करके सब कुछ बताती है और दूसरी तरफ ईता और सुसाकी बात करते हैं। सुसाकी क्लियरली प्रिटेंड नहीं करती कि वो यामादा को चाहती है लेकिन ईता समझ जाता है कि शायद उसे कोई पसंद है और वो खुल के बोल नहीं पा रही है, इसलिए वो कहता है कि उसे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस वो जो मन में है बोल दे। दूसरी तरफ यामादा अकाने से पूछता है कि क्या कोई जरूरी बात थी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसे बस उसकी आवाज सुननी थी। अगले वीकेंड पर वो मोमो से मिलती है क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन उससे पहले वो पूछती है कि उसे क्या लगता है कि उसके एक्स ने उसे क्यों छोड़ा होगा। असल में वो जानना चाहती थी कि उसमें क्या कमी है ताकि वो उसे ठीक कर सके और अगले रिलेशनशिप के लिए रेडी हो सके। तभी अचानक 2 लड़के आते हैं जो कि कल की डेट से मोमो को जानते थे। मोमो के मना करने के बाद भी वो जबरदस्ती वहाँ बैठ जाते हैं, उन्हें इनकंफर्टेबल कर देते हैं और जब हद पार हो जाती है तभी अचानक से ईता वहाँ आता है जो कि उसी कैफे का वेटर था। वो उन दोनों लड़कों को आराम से हैंडल करके दूसरी सीट पर भेज देता है। अकाने तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मोमो सोचने लगती है कि इतने हैंडसम लड़के फॉस खेल रहे हैं और मैं यहाँ एवरेज लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। ईता की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो अकाने और मोमो को वेट करते हुए देखकर सरप्राइज हो जाता है। अकाने अपनी बेस्ट फ्रेंड मोमो और प्रिंसेस रूरी दोनों की सलाह चाहती थी क्योंकि जब उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप किया था तब वो ऑनलाइन गेम्स में खो गई थी और प्रिंसेस रूरी ने उसे ढूंढा था और उसकी सारी बातें सुनी थी जिससे वो उस पर विश्वास करती है। अकाने सीधा सीधा कुछ नहीं बोल रही थी इसलिए मोमो डायरेक्टली बता देती है कि अकाने प्यार में है और जानना चाहती है कि उसके एक्स ने उसे क्यों छोड़ा। वो बस जानना चाहती थी कि उसमें ऐसी क्या कमी है जो उसकी फ्यूचर रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है। ईता रिकमेंड करता है कि वो सीधा उससे जाके बात करे क्योंकि वो तो जान ही गया था कि उसे और कोई नहीं बल्कि यामादा पसंद है। वो आगे कहता है कि अगर अकाने रिजेक्ट हो भी गई तो वो तो है ही उसे तसल्ली देने के लिए। पूरी मोटिवेशन के साथ वो डायरेक्टली यामादा को ढूंढने निकल जाती है। हमारी डेस्परेट मोमो यहाँ पे दिखाने लगती है कि वो कितनी डेस्परेट है। वो खुद को 20 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करती है जो सीरियस है पार्टनर ढूंढने के लिए और पूछती है कि क्या वो इंटरेस्टेड है। भाई मेरे हिसाब से यहाँ इन दोनों का थोड़ा सा रोमांटिक एंगल दिखाना चाहिए था क्योंकि ज्यादातर एनिमेज में मेन कपल से ज्यादा अच्छा रोमांस साइड कपल्स का होता है। खैर रास्ते में वो यामादा के बारे में सोचती जाती है और आखिर में एक्सेप्ट कर ही लेती है कि वो उसे सच में प्यार करती है। वो घर पहुंचकर कन्फेस करने वाली होती है कि तभी एक आंटी इंटरप्ट कर देती है। वो कहता है कि उसे कोचिंग के लिए लेट हो रही है इसलिए उसे जो बताना है वो रास्ते में बता दे। जब अकाने कहने वाली होती है कि वो दूसरे दिन आएगी तब यामादा डोर बंद कर देता है। रास्ते में अकाने हिम्मत जुटाकर कन्फेस करने की कोशिश करती है लेकिन ऐसे रोड पे सबके सामने कन्फेस करने से उसे थोड़ी शर्म आ रही थी तो वो दूसरे दिन करने का डिसाइड करती है। तभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और गाड़ी से टकराने वाली थी। अगर यामादा वहाँ नहीं होता तो वो कल कन्फेस करने के लिए जिंदा ही न बचती। फिर यामादा उसका हाथ पकड़कर स्टेशन ले जाता है और स्टेशन पहुंचकर यामादा कहता है कि रास्ते में बात तो हो नहीं पाई लेकिन क्लास के बाद वो उसे कॉल करेगा क्योंकि वो सुनना चाहता है कि अकाने क्या कहना चाहती है। यामादा को समझ तो आ गया था लेकिन वही बात
बात है ना कि बात कटे तो कटे लेकिन नौटंकी ना घटे। बाद में कोचिंग में बारिश स्टार्ट हो जाती है और दुविधा ये थी कि दोनों दोस्तों में यामादा के साथ अम्ब्रेला कौन शेयर करेगा। उसका फ्रेंड सुसाकी की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि बेहतर यही होगा कि सुसाकी और यामादा साथ जाएं। रास्ते में सुसाकी नोटिस करती है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है एक ऐसी लड़की से जो कि बिल्कुल अकाने की तरह दिख रही थी। दोनों रास्ते भर में ज्यादा बात नहीं करते तो यामादा कहता है कि बेहतर यही है कि वो अम्ब्रेला ले ले। स्टेशन पास में है, वो भागकर चला जाएगा, लेकिन वो अपने प्यार को इतनी आसानी से कैसे जाने देती, इसलिए वो भी उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन किसी से टकरा कर उसके ग्लासेस गिर जाते हैं। लकीली यामादा आकर ग्लासेस ढूंढ लेता है, लेकिन वो टूट चुके थे। यहाँ सुसाकी यामादा को कन्फेस कर देती है और इसी की वजह से यामादा ने अकाने को कॉल नहीं किया। सिंपली उसे एक मैसेज आता है कि आज रात बात नहीं हो पाएगी। यामादा रोना को ट्यूटरिंग देने जाता है और रीता बहुत क्यूरियस था क्योंकि वो जानता था कि आज कोई लड़की तो कन्फेस करने वाली है। ऑब्वियसली उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो लड़की सुसाकी होगी। अगले दिन यामादा सुपरमार्केट में अकाने को देखने जाता है। अकाने को अजीब लगता है क्योंकि यामादा कभी सुपरमार्केट नहीं आता और वो नोटिस करती कि आज वो कुछ अलग लग रहा है। उसे चीयर अप करने के लिए वो गेम के बारे में बात करती है। वो बताती है कि उसे एक नई सोर्ड मिली है और उसे उसकी क्लास नहीं पता, तो वो यामादा के हाथ पर उसे ड्रॉ कर देती है। यहाँ यामादा अपने दिल की बात कहता है कि वो बोरिंग है और अक्सर समझ नहीं पाता कि लोग उसके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेकिन अकाने उसकी सारी क्वालिटीज बताती है जो उसे पसंद है और कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। रात को यामादा सुसाकी से मिलने जाता है। यहाँ वो कन्फेस करती है कि वो उसे फर्स्ट ईयर से पसंद करती है। एक्चुअली उस रात उसने प्रॉपर्ली कन्फेस नहीं किया था, इसलिए सुसाकी उसे अच्छे से सब कुछ बताती है कि उसे उसका सब कुछ पसंद है। वो कैसे चलता है, कैसे जमीन को देखता है और कैसे सीलिंग को देखता है। हालांकि आंसुओं को आंखों में लेकर वो कहती है कि उसे पता है कि यामादा किसी और को ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बहुत समय से थी और वो रिग्रेट की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। जब यामादा रिस्पॉन्स देने वाला होता है तब वो नोटिस करती है कि उसके हाथों में कुछ है। सुसाकी देखती है कि यामादा के हाथ पर अकाने का कैरेक्टर ड्रॉ है। वो समझ जाती है कि जिस लड़की ने ये ड्रॉ किया है वही उसे पसंद है। वो दुखी था कि वो सुसाकी की फीलिंग्स को रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन वो ग्रेटफुल भी है कि एंड तक वो कितनी काइंड रही। अगले दिन गिल्ड के सभी मेंबर्स फिर से मिलते हैं डिनर के लिए और रीता ऑफर करता है कि यामादा और अकाने को अकेले रखने का कुछ प्लान किया जाए, लेकिन हमारी अकाने कहती कि जरूरत नहीं है क्योंकि तकेजो बताता है कि रेस्टोरेंट उसके दोस्त का है। एक आदमी आकर उसे डायरेक्टर कामातो कहकर बुलाता है। असल में तकेजो सभी हाई रैंकिंग कॉर्पोरेट के लोगों को जानता है। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब बाकी के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट से ढेर सारे गिफ्ट आते रहते हैं। रीता कहता है कि वो बड़े होकर तकेजो जैसा बनना चाहता है। कुछ देर बाद यामादा आ जाता है, लेकिन तब तक अकाने बहुत ज्यादा चढ़ा चुकी थी और इतना पीने के बाद रुना से चिपकी जा रही थी, इसलिए वो यामादा से उसे घर छोड़ के आने को कहती है। रास्ते में अकाने बेहोश हो जाती है तो यामादा उसे पानी देता है और उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। अकाने को लगता है कि वो थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है। अचानक से वो रोड के बीच में रुक जाती है क्योंकि उसकी हील पेवमेंट में फंस गई थी। जब वो आगे बढ़ते हैं तो अकाने को रिग्रेट होता है कि उसका हाथ छूट गया, लेकिन अपना यामादा इस मौके को गवाता नहीं और फिर से उसका हाथ थाम लेता है। घर पहुंचकर जब यामादा जाने लगता है तब अकाने अचानक से उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। यामादा एक पल के लिए एकदम शांत हो जाता है और फिर मुड़कर कहता है कि क्या मैंने इतना ऑब्वियस कर दिया था, और पहली बार बंदा मुस्कुराता है। जब अकाने कन्फेस करने वाली होती है तब उससे पहले ही वो कह देता है कि अकाने उसे पसंद है और अभी वो नशे में है तो शायद उसे याद न रहे, इसलिए वो कल फिर से आके उसे बताएगा और जितनी बार जरूरत होगी वो उतनी बार बताएगा। वो हक करते हैं और वादा करते हैं कि कल कॉल करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हम उनके नए रूटीन की एक झलक देखते हैं जहाँ वो सुबह एक दूसरे से फोन पर बतियाते हैं और दोपहर में अगले की सोच में डूबे रहते हैं। अकाने थोड़ी सी दुखी थी क्योंकि यामादा के एग्जाम नजदीक हैं, इसलिए उसे उन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। हालांकि वो ऐसा नहीं सोचता। जब वो रास्ते पर चल रहे थे तब अकाने कहती है कि वो चाहती कि जब भी वो ऐसे साथ चल रहे हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले। तब यामादा को अकाने के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आती है और इसी के साथ ये प्यारा सा एनीमे यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।